इंदुमती। इसका दंड दिया जाएगा। तुम दोनों को लगता है कि मैं हमेशा दुर्बल रहने वाला हूं। अगर तुम लोग ऐसा सोच रहे हो तो तुम लोग मूर्ख हो। अब प्रतियोगिता में मात्र 6 महीने बाकी है। मैं उसी समय तुम दोनों को तुम्हारा स्थान दिखाऊंगा। युग खुद से इतना कहकर खुद को शांत करता है और अपने हाथ में लिए हुए उस रहस्यमय दिव्य फूल को देखता है जो इस समय नीले रंग में चमक रहा था। ये देख वो खुद से पूछता है, अब मैं इसका क्या करूं? इसका उपयोग करके मैं खुद को कैसे मजबूत बनाऊं? युग के ऐसा सोचते ही वो दिव्य लॉकेट चमकने लगता है। तुम इस दिव्य फूल का एक छोटा भाग खा लो और उसके बाद उस रहस्यमय पहाड़ के कमजोर आभा वाले क्षेत्र में जाकर अभ्यास करो। इससे जल्दी तुम अपने आप को बलिष्ठ बनाने में सफल हो जाओगे। युग के दिमाग में ईश्वरीय शब्द गूंजने लगते हैं। युग दिव्य आवाज के निर्देशों का पालन करते हुए दिव्य फूल की पंखुड़ियों से छोटा हिस्सा निकालता है और रहस्यमय पहाड़ के कमजोर आभा वाले क्षेत्र में पहुंचता है जहां उसे अपने ऊपर थोड़ा दबाव महसूस हो रहा था। वो एक ऐसी जगह पर बैठ जाता है जहां की आभा झेलने में वो सक्षम था और फिर वो फूल के टुकड़ों को अपने मुंह में रखकर निकल जाता है। अब युग को अपने पेट में जलन होने लगती है। अचानक से उसे अपने पूरे शरीर में बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगती है। उसे ऐसा लग रहा था कि अब उसका पूरा शरीर जलकर भस्म हो जाएगा, जैसे किसी ने उसे तपती हुई भट्टी में डाल दिया। लेकिन जल्द ही सब कुछ सामान्य हो जाता है। युग को अपने सिर से लेकर पैर तक भागती हुई ऊर्जा का आभास होता है। वो ऊर्जा असीम मात्रा में थी। अगर उसने जल्द ही इस ऊर्जा का उपयोग कर इसे समाप्त नहीं किया तो उसके शरीर में विस्फोट भी हो सकता था। इसलिए वो अपने मन को शांत करके सबसे पहले अपने निष्क्रिय हुए सभी ऊर्जा बिंदुओं को जागृत करने की तैयारी करता है। ऊर्जा बिंदु जागृत कर वो अपने महल आ जाता है। मगर क्या है दिव्य फूल का रहस्य? किस प्रतियोगिता में किसे सबक सिखाने का सोच रहा है युग? कौन दे रहा है युग को निर्देश? महल में सब चिंतित थे क्योंकि किसी को नहीं पता था युग सुबह से कहां चले गया था। युग के महल के भोजन कक्ष में पहुंचते ही सम्राट मौर्यवीर पूछते हैं, युग तुम कहां थे? पिताजी मैं अभ्यास कर रहा था। लेकिन तुम अभ्यास कक्ष में तो नहीं थे। पिताजी मैं अभ्यास करने के लिए जंगल गया था। बेटे इस हाल में तुम्हें अकेले जंगल नहीं जाना चाहिए। उस जंगल में कई राक्षसी समुदाय निवास करते हैं। तुम महल के अभ्यास कक्ष में ही अभ्यास करो या अपने साथ सैनिक लेकर जाया करो। पिताजी आप निश्चिंत रहें क्योंकि मैं जिस स्थान पर अभ्यास करने जाता हूं ना वो जगह पूरी तरह सुरक्षित है। युग बहुत ही विनम्र लहजे में कहता है, दोस्तों राक्षसी समुदाय एक नकारात्मक शक्तियों वाले योद्धाओं का समुदाय है जो धन के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते थे। बड़े बड़े राजघराने इस समुदाय से अपने फायदे के काम करवाते थे। लेकिन युग के पिताजी उसे अकेले कहीं जाने से क्यों रोक रहे थे? तभी युग अपने मां के बगल वाली शाही कुर्सी पर बैठ जाता है। लेकिन तभी उसके पिता फिर उससे पूछते हैं, युग मैंने सुना है कल कौशाम्बी में तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार हुआ, क्या यह सच है? युग नहीं चाहता था कि कल के बारे में किसी को पता चले, पर यह बात उसके पिता को कैसे पता चल गई? तभी युग कहता है, हां पिताजी ये बात सच है। युग की बात सुन 8वीं राजकुमारी सूरबी कहती है, मुझे पहले से पता था दुष्ट इंदुमती के बारे में। वो एक मतलबी और घमंडी लड़की है। युग भाई का प्रेम उस दुष्ट लड़की को समझ में नहीं आया। समझ में भी कहां से आता, बहुत घमंड है उसे अपनी सुंदरता पर। फिर युग का बड़ा भाई देवदत्त गुस्से में कहता है, युग तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं दिखाऊंगा उस रणविजय को कि असली बाहुबल क्या होता है। तुम देखो मैं उसका क्या हाल करता हूं। क्या हुआ था युग के साथ कौशाम्बी में? कौन और रणविजय? दरअसल इंदुमती युग की प्रेमिका थी जिसने युग को धोखा दे दिया था। युग इंदु से सच्चा प्रेम करता था, लेकिन इंदु सिर्फ युग की प्रतिष्ठा और उसकी हैसियत के लिए उसके साथ थी। अपने जीवन को इंदु के लिए दांव पर लगा देने के बाद और बहुत कष्ट झेलने के बाद अचानक युग को मजबूरन कौशाम्बी जाना पड़ा था। जहां पर पहुंचते ही इंदुमती से मिलने पर उसने चिढ़कर कहा, मैंने कहा था ना तुम मुझे अकेला छोड़ दो, क्यों मेरे पीछे पड़े हो? युग इंदुमती को उत्तर देता है, इंदु वो फूल। मगर युग इसके आगे कुछ बोलता उसके पहले इंदुमती का मंगेतर रणविजय जो वहीं मौजूद था युग को धमकाने लगा, युग तुम्हें चेतावनी देने के बाद भी तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी यहां आने की? हैं? लगता है तुम्हें ठीक करना पड़ेगा। ऐसा कहकर उसने युग के पेट पर एक जोरदार घूंसा मार दिया। युग ने दर्द से कराहते हुए इंदुमती से कहा, मुझे वो फूल चाहिए,
जिसे मैंने तुम्हें उस रहस्यमय पहाड़ से लाकर दिया था। इंदुमती का मंगेतर दहाड़ते हुए कहता है, ये तुम्हारे लिए यहां है इंदु, फूल तो बस बहाना है इसका। और वो युग को कुछ बोलने ही नहीं देता है और उसे बुरी तरह से पीटने लगता है। युग फर्श पर पड़ा हुआ था। वो राजकुमार उस पर अपनी लातों से पुरजोर वार कर रहा था। युग हमले से बचने की कोशिश में नाकाम हो रहा था और कहराते हुए बस फूल मांग रहा था। इंदुमती का मंगेतर उसे तब तक मारता रहता है जब तक कि युग अपना होश नहीं खो देता। युग को बेहोश देखकर भी इंदुमती का चेहरा और मन चहक रहे थे, मानो बरसों पुरानी कोई इच्छा पूरी हो गई हो। वो राजकुमारी इंदुमती से अचानक कहता है, इंदु, द्वारपालों को आदेश दो, अब युग को इस महल में ना आने दिया जाए। आखिर युग क्यों पाना चाहता था रहस्यमयी फूल? जवाब के लिए चलना पड़ेगा कुछ समय पीछे। युग के साम्राज्य जन्नत देश में आज पूर्णिमा थी। चांदी सा चमकता चांद बादलों से खेल रहा था। युग अपने महल के कक्ष में इंदुमती की गोद में सर रखकर लेटा था। इंदुमती ने बेहद ही सुरीली आवाज में युग से पूछा, युग, तुम मुझसे कितना प्रेम करते हो? युग ने कहा, तुम उम्मीद भी नहीं कर सकती उतना। तभी बालकनी से युग की नजर उस रहस्यमयी पहाड़ी पर जाती है जहां की ऊर्जा में कुछ बदलाव की शुरुआत हो चुकी थी, जिसे देखकर युग कहता है, इंदु, देखो, स्वर्ण महल के पहाड़ पर क्या अद्भुत दृश्य बन रहा है। रहस्यमयी पहाड़ से चमकता हुआ पीला और गुलाबी प्रकाश निकलने लगा और आसपास के क्षेत्र में फैल गया। वो दृश्य अलौकिक और अद्भुत था। उस पहाड़ के गुलाबी चमकते हुए फूल इंदु को अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। वो उस दिव्य फूल को छूना चाहती थी और अपने हाथों में महसूस करना चाहती थी। अचानक से इंदु युग का हाथ थामकर उससे कहती है, युग, उन फूलों को देखो, वो सभी कैसे उस पहाड़ पर अपनी सुंदरता की काया बिखेर रहे हैं। युग हाँ में उत्तर देता है। तभी इंदु युग से पूछती है, युग, अगर तुम मुझसे असीम प्रेम करते हो तो क्या तुम मेरे लिए उस पहाड़ से एक फूल ला सकते हो? युग उस पहाड़ के खतरे से अवगत था। वो जानता था कि वहां सैकड़ों महान योद्धाओं ने जाने की कोशिश की है, मगर सब नाकाम रहे और न जाने कितने ही मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। तभी युग महल के ऊपर से सीधे नीचे छलांग लगा देता है और तेजी से पहाड़ की दिशा में बढ़ने लगता है। युग उस जगह के शक्तिशाली आवा वाले घेरे को पार कर देता है। आगे बढ़ते ही उसकी ताकत और शक्तियां कमजोर और मंद पड़ती जा रही थी। उसे अपने ऊपर एक दबाव सा महसूस होने लगा था। वो अब एक कदम और आगे नहीं बढ़ सकता था। लेकिन युग इंदु का चेहरा याद करके वो आगे बढ़ता जाता है। वो चमकदार गुलाबी फूल बस कुछ 150 मीटर की दूरी पर था। आभा के घेरे से दबाव के कारण अचानक से उसके मुंह से खून निकलने लगता है और उसकी आंखें बंद होने लगती है। युग हौसला नहीं हारा था। वो मन ही मन कहता है, इंदु, तुम्हारी इच्छा को युग जरूर पूरा करेगा। किसी तरह एक एक कदम करके युग 10 कदम आगे बढ़ जाता है। लेकिन अब उसे ऐसा लगने लगता है जैसे वहां की जमीन उसे अपने ऊपर पैर नहीं रखने देना चाहती। अब उसका सांस लेना भी मुश्किल होता जा रहा था। युग फूल के सामने खून में लथपथ खड़ा था। वो फूल बेहद बड़े थे, लगभग युग के जितने बड़े। लग रहा था उसका शरीर फट जाएगा और मांस के टुकड़े जगह जगह बिखर जाएंगे। तभी युग जल्दी से एक किसी तलवार की ढाल जितना बड़ा फूल ढूंढता है और अपने हाथ को उस फूल की ओर बढ़ाता है। वो जैसे तैसे फूल को पकड़ लेता है। फूल का रंग बदलने लग जाता है। गुलाबी फूल युग का हाथ लगते ही गहरे नीले रंग के हो गए थे। युग फूल को पौधे से तोड़ता है। फूल के टूटते ही पौधे की डाल में से चमकता हुआ हरे रंग का तरल खून की तरह बहने लगता है। शायद वो पेड़ जख्मी हो चुका था। युग पलटता है और तभी अचानक वहां पर अजीब सी गंध हरे रंग के प्रकाश के साथ फैलने लगती है। हरे रंग के प्रकाश में से अचानक 2 पेड़ की शाखाओं जैसे हाथ युग का गला पकड़ लेते हैं। युग ठहर जाता। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। वो अपनी तलवार निकालकर उन हाथों को काटने के लिए वार करता है, परंतु उसकी तलवार उन पर बेअसर थी। अचानक से जिस जगह वो खड़ा होता है वहां की जमीन में गड्ढा हो जाता है। अब युग हवा में लटका हुआ था। उसकी सांसें रुक रही थी। युग छटपटाता है और तलवार से फिर उन हाथों पर वार करता है। तभी उसे अपने गर्दन में कुछ दर्द सा महसूस होता है, जैसे कोई कांटा चुभा हो, और वो हाथ उसकी गर्दन को छोड़ देते हैं। युग जमीन पर गिरता है। अचानक बादलों में से एक शक्ति प्रकट होती है। युग लगभग बेहोश हो चुका था। वो नीचे पड़े टूटे हुए फूल को कसकर अपने हाथों में पकड़ लेता है और अपनी तलवार को ऊंचा पकड़कर लड़ने के लिए तैयार रहता है। उसकी जरा जरा सी खुली आंखों से वो उस दिव्य शक्ति को देख रहा था। वो एक दिव्य स्त्री थी।
अपने हरे रंग की पोशाक में वो बेहद ही सुंदर और शांत दिख रही थी। उसकी आंखें हरे रंग में चमक रही थी। सर पर एक रत्न जड़ित सुनहरा मुकुट पहने वो देवी लग रही थी। शायद ये इसी महान शक्ति का गढ़ था जिसे भेद कर युग अंदर चला आया था। मगर उसने युग पर हमला क्यों किया? युग ने उस फूल को कसकर थामा हुआ था। उस दैवीय शक्ति ने अपना हाथ उठाया और देखते ही देखते आसपास का दृश्य बदलने लगा। सारे पेड़ पौधे मिलकर एक जगह इकट्ठा होने लगे और एक बंद दरवाजा सा बन गया। युग बेहोशी की हालत में सब देख रहा था। शायद किसी तरह का जहर युग के शरीर में प्रवेश कर चुका था। दैवीय स्त्री अपने हाथ को नीचे करती है और उसकी आंखें अचानक से पीले रंग में चमकने लगती है और सहसा युग को एक जोर का धक्का लगता है और एक अदृश्य शक्ति युग के शरीर से टकराती है। उसका कमजोर शरीर तेजी से हवा में उड़ते हुए मीलों दूर जाकर गिरता है। क्या हुआ होगा आगे? कैसे बचा युग जिंदा और क्या युग की दुश्मन मिलेंगे? पूरी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। क्या बचा पाएगा युग अपनी जान?